अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज वफाकी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी करके फेडरल कांस्टेबलरी को फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील कर दिया है और अब इस फोर्स को मुल्क भर में काम करने का इख्तियार मिल गया है। ऑर्डिनेंस के तहत फेडरल कांस्टेबलरी को ज़ाब्ता फौजदारी इंसादी दहशतगर्दी एक्ट और पुलिस ऑर्डर 2002 में दर्ज तमाम इख्तियारात हासिल होंगे, यानी कि अब ये फोर्स किसी भी शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करके इसको गिरफ्तार कर सकेगी। ताहम वकला के मुताबिक इस फोर्स को गिरफ्तारी के इख्तियार देना एक मुतवाज़ी पुलिस फोर्स बनाने के मुतरादिफ है और वफाक को सूबे के मुकामी सिक्योरिटी पर इख्तियार देना 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है। ताहम वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह किया है कि फेडरल कांस्टेबलरी का हरगिज़ मकसद फेडरल पुलिस नहीं है। फेडरल कांस्टेबलरी विल रिमेन फेडरल कांस्टेबलरी। ये उसी तरह काम करेगी जैसे FC वफाकी हुकूमत के अंडर काम करती थी। कोई इनको पुलिस के इख्तियारात या जो यहाँ पर डिस्कशन हो रही है कि कोई 18वीं तरमीम के हवाले से सूबों के जो हकूक हैं या जो उनका डोमेन है उसमें किसी किस्म का अमल दखल होगा। बड़ी एहतियात के साथ 18वीं तरमीम हो या कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा जो तरीका है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको देखते हुए इसका ऑर्डिनेंस किया गया है। इसका एक नाम बदला गया है, दूसरा इसको रीस्ट्रक्चर करने का प्रोग्राम बनाया गया है और इसमें अब पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। ये अब पूरे पाकिस्तान की फोर्स होगी। दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ ने एक दफ़ा फिर एहतजाज के लिए तैयारी पकड़ ली है और हुकूमत को चैलेंज दिया है कि 90 रोज़ के अंदर आर या पार होंगे। अब हमने इतना सारा कुछ देख के फैसला किया है और कल 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन करा से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें और अपना रास्ता इख्तियार करके हम अपने हक के लिए अपना वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके अंदर कम से कम हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गुलाम हो और उनके बच्चे गुलाम हो। तो जिसने हमारी कौम को गुलाम बनाना है वो भी सुन ले और जिसने आजाद रखना है अपने बच्चों को वो भी सुन ले कि आपके पास दो ही रास्ते हैं। गुलाम बनना है तो ये निजाम चलने दो, आजाद होना है, बच्चों को आज़ादी देनी है, तो उसके लिए फिर आओ हमें ज्वाइन करो। जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि PTI मुल्क में अदम इस्तेकाम चाहती है और वो हुकूमत से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस के हवाले से जोड़ तोड़ जारी है, जबकि JUIFA ने कहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली चाहती है, लेकिन ये तब्दीली तहरीके इंसाफ को खुद लानी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आपसे ये सवाल कि इमरान खान साहब की एक तरफ बयान आता है कि जी 5 अगस्त को जो हमारा एहतजाज है वो अरूज पर होगा, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब की भी बात आ जाती है। उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर हम आर या पार होंगे। तो हुकूमत की क्या प्रिपरेशन होगी इस हवाले से? आपने कहा कि आप उनको एहतजाज करने की इजाज़त ज़रूर देंगे। जी देखें, इसमें जो है वो अब इनकी जो गुफ्तगू है वो ख़ुद इस बात को अट्रैक्ट करती है कि इनके ख़िलाफ़ प्रिवेंटिव जो प्रोसीडिंग्स हैं वो की जाएं। अब 5 अगस्त को ये क्या करेंगे, यानी वो एहतजाज का कौन सा कोई तरीका इन्होंने खुफिया रखा हुआ है कि वो ये 5 अगस्त को करेंगे और हर चीज़ को जो है ये पीक पे पहुंचा देंगे, अरूज पे पहुंचा देंगे। यानी बिल्कुल बेमानी गुफ्तगू है ये। और फिर आर या पार, और उसके बाद फिर जब कोई इनकी मुलाकात से इनको रोकता है या कोई छोटा मोटा मामला होता है तो फिर ये जो है वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। भाई जब आप इस किस्म की कॉल्स देंगे, जब आप इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे कि जी इतने दिन में हम आर हो रहे हैं या पार हो रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट जो है या जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनकी भी कोई ज़िम्मेदारी है।
वो फिर उसके मुताबिक जो है वो प्रिवेंटिव जो है वो प्रोसीडिंग्स करेंगे। ये किस किस्म की उसके बाद फिर अगर प्रोसीडिंग्स की आप आपको बात करें, क्या आप उनको प्रिवेंटिव ये डिटेंशन देंगे? ऑल टाइप ऑफ प्रिवेंटिव प्रोसीडिंग्स इनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए। जब ये आके कह रहे हैं कि हम 90 दिन में या आर हो जाएंगे या पार हो जाएंगे, तो इनके ख़िलाफ़ हर वो प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए जो इनको इस किस्म की किसी भी अहमकाना जो है वो एक्शन से जो है वो रोक सके। यानी कि गिरफ्तारियों लेकिन का हम सिलसिला ये जारी हो समझने से जाएगा। कासर हैं कि ये करेंगे क्या। सब कुछ हो सकता है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जब एक आदमी जो है वो आर या पार पे आया हुआ है तो फिर उसको रोकने के लिए ये असेसमेंट जो है ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और ख़ास तौर पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका ये काम है कि वो इनके मतलब ये मालूमात हासिल करें कि ये सिर्फ़ जो है वो अहमकाना गुफ्तगू कर रहे हैं या कोई अहमकाना एक्शंस की भी तैयारी कर रहे हैं। और अगर ये तैयारी कर रहे हों तो फिर इनके ख़िलाफ़ बिफ़ोर टाइम, क्योंकि ये भी तो बिफ़ोर टाइम ही बता रहे हैं ना, तो बिफ़ोर टाइम जो है इनके ख़िलाफ़ प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए। जब आप कहते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए, एक तरफ से आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ से आपने ये भी कहा है कि पुरअमन एहतजाज इनका हक है। तो अगर पुरअमन एहतजाज इनका हक है और वो बार बार कह रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, तो फिर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों करेंगे? नहीं तो आप मुझे आप ये बताएं कि आप क्या इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इनके बयानात को का आप जायज़ा नहीं ले रहे? मगर वो साथ साथ ये कह रहे हैं कि हम पुरअमन ये तो एहतजाज आर और करेंगे। पार नहीं, वो तो आर और पार क्या कह रहे हैं। आर और पार का लफ्ज़ को मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है उनके साथ, ये उनके अल्फाज हैं। और जो 5 अगस्त को जी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जो हम अरूज पे ले जाएंगे। भाई क्या करेंगे आप? हमें गवर्नमेंट को या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को ये मालूम करने का हक है ना कि बताएं ना ये क्या करेंगे। उस दिन कोई जलसा करेंगे, उस दिन कोई रैली करेंगे, क्या करेंगे? तो पुरअमन या जलसा जुलूस इस्लामाबाद तो पे चढ़ाई करेंगे। आपको नहीं लगता कि वो उनका हक है? वो कहते हैं उनका हक है पुरअमन जुलूस और जलसा। जी, पुरअमन हक है इनका, लेकिन पुरतशद्दुद इनका हक नहीं है। मगर इन्हें अगर कोई ये भी इसका अगर इंतजार नहीं अगर करेंगे इन्होंने ये कोई देखने भी के लिए इवेंट कि करना है, पुरतशद्दुद है या पुरअमन है, आप पहले ही प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लेंगे? नहीं, हमें पहले पता चल जाएगा। गवर्नमेंट के पास ऐसे सोर्सेज होते हैं कि जो वक्त से पहले पता चल जाता है। जब ये किसी भी अपने इवेंट की तैयारी के लिए कोई अपना जो है वो मीटिंग्स करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे, तो उन मीटिंग्स का हाल अहवाल जो है वो गवर्नमेंट को मालूम हो जाएगा। ये वहाँ पे लोगों को क्या कह रहे हैं, किस मकसद के लिए इकट्ठा करना चाहते हैं। तो इसलिए अगर कोई पुरअमन हो तो उसको वो बिल्कुल आईनी और कानूनी हक है। और अगर आर या पार हो तो फिर इनको पार क्यों होने देना, फिर इनको आर ही रखेंगे। अच्छा, अब जो कासिम और सुलेमान हैं, इमरान खान साहब के बेटे, वो भी पाकिस्तान आने वाले हैं। आपने कहा कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। क्या आपने ये इसका फ़ैसला कर लिया कि आप उनको गिरफ़्तार करेंगे? चूँकि माजी में तो उनका कोई ख़ास रोल नहीं रहा सियासत के अंदर, मगर लॉ अबाइडिंग ब्रिटिश सिटीजन्स हैं वो। लॉ अबाइडिंग ब्रिटिश सिटीजन्स को आके पाकिस्तान में किसी वायलेंट मूव को लीड करने का कहाँ से हक हासिल हो गया है? ये को बरतानिया ने को अपने लॉ में जो है वो अमेंडमेंट की है या पाकिस्तान के लॉ में कोई अमेंडमेंट हो गई है? उन्हें कतन यहाँ पे आके इस किस्म की एक्टिविटी में हिस्सा लेने का इख्तियार नहीं है। और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर वो आएंगे तो अपने वालिद को मिलने के लिए आएँ तो बिल्कुल उनको वेलकम किया जाना चाहिए, उन्हें अपने वालिद को मिलना चाहिए और ये उनका हक है। और अगर वो जो है आके यहाँ पे कोई वायलेंट या वायलेशन को लीड करना चाहते हैं तो फिर उनको जो है वो जो भी लॉ ऑफ लैंड है उसको फेस करना पड़ेगा। तो अगर वो पाकिस्तान आते हैं, क्या उनको इजाज़त होगी अपने वालिद से मिलने की? जी बिल्कुल, ये तो उनका लीगल राइट है। अच्छा, मगर पुरअमन एहतजाज लीड करने की कोई इजाज़त नहीं होगी?
जी उनको यहाँ पे खैर पीटीआई का पुरअमन एहतजाज तो होना ही नहीं है कोई भी, जितने भी एहतजाज इन्होंने किए हैं। आप मुझे बताएं कि 2014 में जब ये लॉन्ग मार्च लेके आए थे इस्लामाबाद, तो क्या ये कह के लाए थे कि हम वायलेशन करेंगे? यही कहा था कि जी पुरअमन होगा। उसके बाद फिर जब 25 मई 2022 को इस्लामाबाद आए तो फिर भी यही कह के आए थे ना कि हम पुरअमन तौर पे जो है वो यहाँ पे आके एहतजाज करना चाहते हैं। ये कहने की बातें होती हैं। मगर राना साहब, आपकी अली अमीन गंडापुर साहब के साथ कोई तो अंडरस्टैंडिंग होगी, जाहिर है वो वज़ीर आला है एक सूबे के, और उन्होंने ये कह दिया कि जी हम 90 दिन के अंदर मामलात हल करेंगे या एहतजाज की तरफ जाएंगे, जबकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी 5 अगस्त को मामलात या एहतजाज अरूज पर होगा। तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है अली अमीन गंडापुर के साथ? आप हुकूमत में हैं, अगर आप चाहते हैं कि एहतजाज हो और पुरअमन हो तो कोई ना कोई तो आपने बैक चैनल बातचीत की होगी अली अमीन गंडापुर के साथ। नहीं, कोई इनके साथ बैक चैनल बात जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है और किसी और लेवल पे भी, यानी इस्टेब्लिशमेंट साइड से भी नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है वो बात इनके साथ होती रहती है। यानी मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने किसी जगह, किसी शहर में या किसी डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट में जलसा करना है तो वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो फिर डायलॉग करती है उन लोगों से जिन लोगों ने, भले वो कोई भी हो, ये बाज़ औक़ात क्लर्क एसोसिएशन और फ़लाँ तहरीक और फ़लाँ जमात, मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो एहतजाज से मुतल्लक, रैली से मुतल्लक या किसी धरने से मुतल्लक जो है वो अपने प्रोग्राम देती रहती हैं। तो वो इंतज़ामिया जो है उनके साथ फौरी तौर पे इन कांटेक्ट आती है, उनसे पूछती है कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, इनको आप गवर्नमेंट लेवल पे डायलॉग नहीं कह सकते। ठीक, तो इस तरह की इनके साथ पहले भी बात ना, नहीं कोई बैक चैनल, कोई ऐसी बात नहीं है। और JUIFA के साथ आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? चूँकि सेनेट के इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके अंदर भी अगर आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए सेनेट के अंदर तो वो भी आर और पार ही होगा। अगर JUIFA आपके साथ आती है तो आप 2/3 अक्सरियत जीत सकते हैं सेनेट के अंदर, और अगर नहीं आती तो फिर आपको वो नहीं मिलती। तो इस वक्त मौलाना फजल रहमान के साथ आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि सेनेट इलेक्शंस के अंदर किस किस्म की आपकी कारकर्दगी होगी, कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, कोई अंडरस्टैंडिंग होगी? जी डेवलप हुई तो नहीं है, लेकिन डेवलप करने की जो है वो कोशिश हो रही है। इस सिलसिले में मौलाना असद महमूद साहब की जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। उसके बाद मैं और साथ अमीर मुकाम साहब और मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब हम मौलाना साहब से मिले थे। आज भी हमारी एक मीटिंग हुई है और मेरा ख़्याल है कि हम जल्द ही दोबारा मौलाना से जो है वो मीटिंग करेंगे। तो इसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके अंदर आप क्या चाहते हैं, मौलाना क्या चाहते हैं, या कोई हतमी फैसला हुआ है? जी देखिए, इसमें आपके इल्म में है कि सेनेट की सीटों के ऊपर मुख्तलिफ वोट्स की अहमियत होती है। जनरल सीट्स पे कुछ और फार्मूला है, उसके बाद फिर टेक्नोक्रेट हैं, फिर लेडीज़ की सीट्स हैं। तो उसके ऊपर एक दूसरे की मदद की जा सकती है और उस मदद के नतीजे में जो है वो बाज़ सीटों के ऊपर या बाज़ कैटेगरीज़ में जो है वो को बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है। तो उस बारे में जो है वो सारी बात हो रही है। कौन सी कैटेगरीज़ में बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है? मौलाना को आप हुकूमत में हैं, क्या तमाम दे सकते हैं? तमाम में। अब मौलाना साहब की क्या डिमांड है? नहीं, मौलाना साहब की कोई ऐसा डिमांड नहीं है, ना को हमारी ऐसा डिमांड है। मुख्तलिफ कंडीशंस पोजीशंस हैं, उसके ऊपर वो भी सजेस्ट कर रहे हैं कि या ऐसे कर लिया जाए या वैसे कर लिया जाए, और उसके मुताबिक हम भी बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई लेने देने वाली बात नहीं है, लेकिन बहरहाल जितना ताउन हम कर सके हम उनके साथ करेंगे और उनसे भी हम यही तवक्को रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पीकर हैं वो हल्फ नहीं ले रहे, जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर नुमाइंदे आए हैं। अब ये सिचुएशन बन गई है कि वो हल्फ उनको नहीं दे रहे, तो फिर ये इलेक्शंस जो हैं इनकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी? नहीं, इसकी क्रेडिबिलिटी तो खैर ये तो इलेक्शन कमीशन ने इस बात का तयन करना है।
ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन इस बारे में कोई फ़ैसला करने जा रहा है, आज या कल कोई फ़ैसला होगा। और अगर स्पीकर वाकई एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देने से कासर रहेंगे तो उसका कोई मुतबादल ऑर्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है और उसके मुताबिक जो है वो ओथ हो जाएगा। और आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को कोई भी ख़तरा है अपनी पार्टी से, नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से या फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई नो कॉन्फिडेंस होगा या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक होगा। इसमें इमरान खान साहब फैसला कर सकते हैं कि वो अली अमीन गंडापुर साहब को रिप्लेस कर दें। अच्छा, मगर अभी तक तो कोई ऐसा सामने कोई फ़ैसला नहीं आया, तो फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंटैक्ट रहेगी। अब देखना है कि सेनेट इलेक्शंस में क्या होगा। राना साहब, आपको इस ऑर्डिनेंस के बारे में भी पूछना है, मगर एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं। और ये जो एक नया ऑर्डिनेंस सामने आया है कि फ्रंटियर कंस्टेबलरी को आपने जो है उसको फ्रंटियर एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है उसको एक फ़ेडरल फोर्स बना दिया है, इसके क्या नताइज होंगे, इसके क्या दूररस नताइज होंगे मुख्तलिफ सूबों के अंदर 18वीं तरमीम के ऊपर, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज वफाकी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी करके फेडरल फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी में तब्दील कर दिया है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब, जो साबिक इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। राना साहब, आप इन मामलात को अच्छी तरीके से जानते हैं, इतना बड़ा आप एक तब्दीली लेके आए हैं, आप इसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए क्यों लेके आए हैं? आप इसको पार्लियामेंट के अंदर भी लेके आ सकते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब पीटीआई ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस जारी करती थी तो आप कहते थे कि ये बिल्कुल गैर कानूनी है, ये गैर जमहूरी है, आपको मामलात पार्लियामेंट के अंदर लेके आने चाहिए। और आज आप इतना बड़ा फ़ैसला करके ऑर्डिनेंस के ज़रिए कर रहे हैं। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत बड़ा फ़ैसला है। ये फ़ैसला जो है ये इसको बस ऐसे ही खामखा बड़ा बनाया जा रहा है या बना दिया गया है। ये कोई बड़ा फ़ैसला नहीं है। देखें, ये फेडरल फोर्स है, उसे जो है वो आप फ्रंटियर कंस्टेबलरी कह लें। आप देखें ना, फ्रंटियर कंस्टेबलरी क्या नाम है जी। और इसी तरह से एक फ्रंटियर कोर है, इसी तरह से रेंजर्स है, इसी तरह से एक और फोर्स है। यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेड फोर्सेस, जिनके को मेरा ख्याल है 5-7 नाम है, काम उनका एक ही है। तो अगर उन सब को एक नाम दे दिया जाए और एक उनकी जो है वो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो उनका स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा रेगुलेट कर दिया जाए, मुनज़्ज़म कर दिया जाए, और आइनी और कानूनी इख्तियार तो वही रहेंगे। वो एक फेडरल फोर्स के तौर पे जब कभी भी कोई सूबाई हुकूमत जो है रिक्वेस्ट करेगी, और जिस तरह से रिक्वेस्ट पहले की जाती है, रेंजर्स को की जाती है, एफसी फ्रंटियर कंस्टेबलरी को की जाती है, फ्रंटियर कोर को की जाती है, तो वो फोर्स तो फेडरल फोर्स होती है। लेकिन अगर वो बलूचिस्तान में हो तो वो फ्रंटियर कोर होती है, अगर मामला इतना ही सादे KPK में हो तो फ्रंटियर कंस्टेबलरी होती है जी, अगर कराची में हो तो रेंजर्स होती है। अगर मामला इतने ही सादे हैं तो फिर आप पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं लेके आए? ऑर्डिनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? वैसे पार्लियामेंट नहीं तो कोई इसमें कोई अपना जो है वो सच कोई ऐसी बात नहीं है। वो ठीक है, ऑर्डिनेंस नाफज हो गया है, तो उसके बाद ये नेक्स्ट सेशन जब होगा अगले नेक्स्ट वीक में तो ये पार्लियामेंट में ले कर दिया जाएगा। मगर इनको पुलिस की इख्तियारात दिए जा रहे हैं, ये एक अनहोनी बात है। और पुलिस वाले पहले ही कह चुके हैं कि जी आपने हमें मज़ीद कमज़ोर किया और पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपने मज़ीद जो है ज़्यादा रकम जो है वो मुख्तस की, जिसकी वजह से हमारी जुरिस्डिक्शन के ऊपर भी आप आ गए, हमारी फ़ोर्स को भी आपने मज़ीद कमज़ोर कर दिया। और हम वो फोर्स हैं, वो कहते हैं जो अवाम के अंदर जाती है, मगर आपने पैरामिलिट्री फोर्स को तरजीह दी। इसकी क्या वजह है? इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? इस वक्त क्या ज़रूरत थी इसकी? देखें, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये गलत हैं। ये इनको जो है वो मिसअंडरस्टूड किया गया है। पहली बात तो ये है कि रकम ख़र्च करने की
पुलिस के ऊपर तो फेडरल गवर्नमेंट कोई रकम नहीं खर्च करती, उसका सारा बजट जो है वो सूबाई हुकूमतें देती हैं। मगर जुरिस्डिक्शन का तो मसला आ गया ना राना साहब, एक एफसी का इंस्पेक्टर जनरल होगा और एक पुलिस का होगा, जुरिस्डिक्शन किसकी कहाँ होगी? ये तो मजीद कंफ्यूजन आपने लोगों के अंदर डाल दी है लॉ इन्फोर्समेंट। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये कंफ्यूजन या आप डाल रही हैं या फिर कंफ्यूजन जो है वो कुछ लोग ऐसे खामखा जो है वो इस चीज़ को बड़ा बना के डाल रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इससे पहले भी जो फ्रंटियर कोर है उसके सरबराह को आईजी ही कहते हैं, वो बलूचिस्तान में ज़्यादा उनकी जो है वो डिप्लॉयमेंट है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया जी अपना आईजी पुलिस के रैंक में? उसे देखें, ये पुलिस का जो इख्तियार है वो फेडरल कांस्टेबलरी जो है वो कांस्टेबलरी, वो चाहे फ्रंटियर हो चाहे फेडरल हो, उससे तब्दील नहीं होगा। पुलिस का एक अपना डोमेन है और जो फेडरल फोर्स है उसका अपना डोमेन है। मगर 18वीं तरमीम के तहत तो ये फैसला किया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सूबे देखेगा, मगर अब आपने वो वापस जो है फेडरल को दे दिया है। इसकी मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इस ऑर्डिनेंस की जस्टिफिकेशन क्या है? क्या ऐसी एक इंसिडेंट हुआ या एक वाकया हुआ जिसके नतीजे में ये इस ऑर्डिनेंस को लाना ज़रूरी हो गया? सुन लें, ये ऑर्डिनेंस जो है ना, ये मैंने भी अभी तक ये इसे पूरी तफसील से नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा ख्याल आपने भी नहीं पढ़ा। नहीं सर, मैंने तफसील से पढ़ा है। इसकी कौन सी, मैंने तफसील से बताएं कौन सी शिक है इसकी? नहीं, बताएं मुझे इसकी कौन सी शिक है जिसके तहत इसे वो इख्तियार हासिल होगा जो पुलिस को हासिल है। सर मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मेरा नहीं ख्याल के मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, मैंने इसको पक्का पढ़ा हुआ है, चूँकि मुझे भी थोड़ी सी ट्रेनिंग है कानून की। तो एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर एंटी टेररिज्म के जितने भी प्रोविजंस हैं वो इसको लगेंगे। अब एंटी टेररिज्म एक्ट के, सीआरपीसी के भी कुछ प्रोविजंस जो हैं और पुलिस ऑर्डर 2002 के जो प्रोविजंस हैं वो भी इसके मातहत हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि इनको अरेस्ट के पावर्स मिल जाएंगे। और इसके ऊपर मैंने पुलिस से भी बात की है, वकला से भी बात की है, और उनका ख़दशा ये है कि मकामी पुलिस के जो अच्छे रवाबित होते हैं अपने लोगों के साथ वो इस फोर्स के नहीं होंगे, क्योंकि ये फेडरल को रिपोर्ट कर रही होगी। और दूसरा ये है कि इससे और जो दूरियां हैं, ख़ास तौर पे जो शोरश ज़दा इलाके हैं जैसे कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, वो मज़ीद बढ़ जाएंगी आवाम और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के दरमियान। सर नहीं, देखें ये तो एक तबसरे की बात है ना। देखिए मामला ये है कि कोई भी फेडरल फोर्स जो है, इवन इंक्लूडिंग अपना जो है वो आर्मी, जब तक कोई सूबाई हुकूमत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली उसे अलाउ नहीं करेगी फॉर सच एंड सच पावर्स, तो उसको वो मिल ही नहीं सकती। ये तो 18वीं तरमीम की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो जाएगी। तो सर ऑर्डिनेंस के जरिए तो ये आप नहीं, आप ऑर्डिनेंस के जरिए लेके आए, इसके अंदर पार्टीज की रजामंदी कहाँ शामिल थी? नहीं, सुन ले, ये ऑर्डिनेंस नहीं, ये पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत भी नहीं आ सकता, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन ही हो सकती। यानी फेडरल कांस्टेबलरी जो है इसको वो इख्तियारात जो लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिका पुलिस के इख्तियारात हैं, वो अगर उन इख्तियारात को सूबाई हुकूमत अलाउ करेगी जैसे कराची में है, तो उस हद तक जो है वो सूबाई हुकूमत की जो है वो कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके अलावा वो नहीं एक्सरसाइज कर सकते। यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसके अंदर क्या सिंध असम्बली ने, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, बलूचिस्तान की असम्बली ने और पंजाब की असम्बली में रजामंदी दी थी? नहीं, रजामंदी की ज़रूरत ही नहीं है। रजामंदी तो उस वक्त होगी जब उन्होंने मिसाल के तौर पे सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में या KPK में उनको किसी जगह पे किसी मकसद के लिए जो है वो अगर ज़रूरत होगी और तो वो जो है वो रिक्विजिशन करेंगे और वो कॉन्फ्रेंस देंगे, और बाकी हुकूमत जो है वो फेडरल फोर्स को, जो कि अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी, पहले फ्रंटियर कांस्टेबलरी इसे कहते थे, तो उसको भेज देती। इससे पहले भी भेजते रहे हैं,
और सर जो मुकामी पुलिस होगी, मुकामी पुलिस होगी, लेट्स से कि अगर पीटीआई का प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है तो मुकामी पुलिस का क्या रोल होगा फिर? क्या मुकामी पुलिस जो है वो एंटर नहीं करेगी या राइट कंट्रोल नहीं करेगी, फिर फेडरल ही करेगी, फेडरल फोर्स ही करेगी? नहीं, वही नहीं, ये गलत फहमी है। ये मकामी पुलिस ही करेगी, लेकिन मकामी पुलिस जो है अगर वो ये चाहेगी तो वो फेडरल को जो है वो रिक्वेस्ट करके अपनी जो है वो हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए जो है वो फेडरल कांस्टेबलरी की मदद जो है वो ले सकती है। इससे पहले भी हुआ है। इससे पहले इस्लामाबाद में जब ज़रूरत हुई उस वक्त हमने जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है उसको यहाँ पे जो है वो डिप्लॉय किया। इसके अलावा KPK में जो साइट्स हैं जो जहाँ पे दहशत गर्दी का ख़तरा है, वहाँ पे 20 जगह पे पुलिस के साथ भी और पुलिस के बगैर भी फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है वो वहाँ पे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मैनेज करने या दहशत गर्दी से लोगों की हिफाजत करने के लिए तैनात है। मगर सर आपको याद होगा कि भुट्टो वो जो है, लेकिन वो सूबाई हुकूमत की इजाज़त से है। जी सर, भुट्टो साहब के ज़माने में फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनी थी, उसका क्या अंजाम था और भुट्टो साहब का क्या अंजाम हुआ उसके नतीजे में, वो आपके सामने है। मैं अभी भी समझने से उसका बहुत बुरा अंजाम हुआ था। और ये जो है ये सिर्फ फ्रंटियर कांस्टेबलरी का जो नाम है उसको यानी फ्रंटियर को फेडरल से जो है वो चेंज किया गया। इसके अलावा इसके जो फंक्शंस हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको आप पुलिस फोर्स के इख्तियारात दिए जाएं। और अगर ऐसा दिया जा नहीं सकता क्योंकि वो इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो कि 18वीं तरमीम में ये सारी चीज़ें जो बड़ी वजाहत से तयशुदा हैं। ठीक सर, इस बात पे एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, मगर चूँकि आप वज़ीर आज़म के मुशीर हैं और सियासी अमूर पर, तो सियासत के ऊपर भी बात करनी है। ख़ास तौर पे जो एक बंद गली में सियासत जारी है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे बलूचिस्तान, उसके हवाले से भी बात करनी है कि क्या आपके पास कोई रास्ता है कि ये बंद गली में ना जाए। इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर जनाब राना सनाउल्लाह साहब, जो वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर। राना सनाउल्लाह साहब, जो मामलात हैं बलूचिस्तान के वो आपके सामने हैं। आप इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं उधर, वहाँ पे एक तब्दीली आई है, बहुत बड़ी तब्दीली आई है, जिसके अंदर एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर तरमीम की गई है और 11(4)E मुतरादिफ किए गए हैं, जिसके तहत आप किसी को भी पकड़ सकते हैं बग़ैर चार्ज के, बग़ैर वारंट के, बग़ैर बताए कि उसका क्या कसूर है। 3 महीने तक आप उसको अपनी तहवील में अपने पास रख सकते हैं बग़ैर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किए गए। आपको नहीं लगता कि ये राइट टू फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A की एक तरह से खिलाफ वर्जी है? नहीं, देखें, इसमें जो है वहाँ पे जो हालात हैं उन हालात के जो है वो अगर आप पस मंज़र में इसको देखें तो फिर ये बात जो है वो फिर समझ आती है। वहाँ पे जिस तरह से दहशतगर्द जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आपके इल्म में होगा कि वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर्स और वहाँ पे जो है वो जो फोर्सेस हैं उनके जो अपना स्टेशंस हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, दूसरी जगह जहाँ पे उनकी जो है वो मौजूदगी होती है, वहाँ पे किस किस्म के जो है वो हमले हो रहे हैं। ये जाफर एक्सप्रेस वाला मामला जो है वो आपने देखा है जी। ये बसों से उतार के लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करके सर कता कलामी माफ सर, गोलियां मारना। आप मुझे बताएं कि इस किस्म के लोग, आप बताएं कि इस किस्म के लोगों को अगर आप फेयर ट्रायल और अपना सर तो फिर एंटी टेररिज्म कोर्ट सर आपने किसके लिए बनाए थे? फिर वो भी तो वकला कहते थे कि फेयर ट्रायल के तकाज़ों पे पूरे नहीं उतरते, आपने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बनाए। फिर सर आपके साथ जो लोग रहे, अख्तर मेंगल साहब, मालिक बलोच साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, बल्कि आपकी पार्टी के कई लोग बलूचिस्तान में ये कहते हैं कि वहाँ पे जगह जगह पे लापता अफराद का मसला है, किल एंड डंप पॉलिसी है, और इस कानून के बाद तो और भी बेकसूर लोग पकड़े
जाएंगे। वो ये कहते हैं कि अपनी रिट कायम करने के लिए आप वापस अदालतों को लाएं, बजाय कि आप उनको गायब कर दें। तो उनको आपसे उम्मीद है, आप जैसे सियासतदान जिनकी एक नेशनल थिंकिंग है, प्रो डेमोक्रेटिक थिंकिंग है, कि आप मसले का हल डायलॉग से ढूंढेंगे। डायलॉग क्यों ख़त्म हो गया? चूँकि मौलाना जो अख्तर मेंगल साहब हैं, उन्होंने तो मालिक बलोच साहब ने तो मुलाकात की थी मियां नवाज शरीफ के साथ कि जी आप अपना रोल अदा करें, तो क्यों नहीं रोल अदा कर रही PMLN? देखें, डायलॉग तो बिल्कुल होना चाहिए, और वहाँ पे जो नेशनलिस्ट हैं और उसके अलावा जो वहाँ पे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो वफाकी सियासत पे बिलीव करने वाली सियासी जमातें हैं, उनके दरमियान सूबाई हुकूमत का भी और उसके बाद वफाकी हुकूमत का भी जो है वो मुस्तकिल जो है वो डायलॉग का रिश्ता जो है वो नाता जो है वो जुड़ा रहना चाहिए, और ये गुफ्तगू जो है वो जारी रहनी चाहिए। मैं सिर्फ़ ये बात कर रहा हूँ कि जिस किस्म की दहशतगर्दी और जिस किस्म के वाक़यात वहाँ पे हो रहे हैं, उन वाक़यात के सद्देबाब के लिए आप सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, व उन एजेंसीज़ को जिन्होंने, वो पुलिस हो, रेंजर्स हो, वो FC हो, या वो फेडरल कांस्टेबलरी हो, इन फोर्सेस को आप जो है वो जब तक उनके इख्तियारात को आप जो ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं देंगे, या उनको जो है वो उस हद तक आप उनको पावरफुल नहीं बनाएंगे, तो उस वक्त तक ये चीज़ें जो है वो नहीं रुक सकती। चाहे वो राइट टू फेयर ट्रायल की नफ़ी करे, एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे वो राइट टू फेयर ट्रायल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं तो राइट टू फेयर ट्रायल, आप मुझे बताएं कि ये लोग जो लोगों को बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड चेक करके जो है वो लोगों को मार रहे हैं, और वहाँ पे जाके कौन सी आप जो है वो राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश करने वाले हैं? वहाँ पे कोई जज जो है वो जज जाके को वहाँ पे ट्रायल करने को तैयार है? जो जज वहाँ पे जाते हैं वो गवाह हो जाते हैं। तो सर इसीलिए फिर तो आपने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बनाए थे, इसी के लिए तो आपने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स बनाए थे। वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में भी कोई जाने को तैयार नहीं है। वहाँ पे आपने वहाँ पे डेप्टी कमिश्नर्स जो है वो उनके ऑफिस के ऊपर आके जो है वो कब्जा हो जाता है। ये जाफर ट्रेन वाला वाकया जो है वो आपने देखा है, यानी किस तरह से यानी बिलकते जो है वो ज़िंदगी की भीख मांगते लोगों को, उनके बच्चों, उनकी बीवियों, उनकी फैमिलीज़ के सामने जो है वो बसों से उतार के तो है वो लोग जो है वो उनको जो है वो शहीद करते हैं, उनको कत्ल करते हैं। आप इन ऐसे लोगों के हकूक़ की जो है वो कहाँ तक जो है वो आप इनकी हम तो सर उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लापता अफराद हैं, जिनकी बलूचिस्तान पुलिस जो आपके मातहत है वो भी कहती है 349 लोग लापता हैं। वो लापता कमीशन कहती है 35 लोग लापता हैं। वो लापता अफराद जो हैं जी नहीं आपको सवाए उन लापता अफराद के ये जो बेपता अफराद हैं जिनको मार दिया गया है, इनका भी को पता करे ना, इनकी भी कोई। सर उनको तो मार दिया गया है, उनका फेयर ट्रायल तो आपने नहीं हुआ, तो वो तो मर गए। तो बस ठीक है, उनको मार दिया जाए तो उनको दफना दिया जाए, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सला, बाकी इनको दंदनाते फिरने दिया जाए। इनको फेयर ट्रायल की बुनियाद के ऊपर, और इनको जो है वो यानी इनके हुकूक की बुनियाद के ऊपर इनको ये लाइसेंस दे दिया जाए कि लोगों को कत्ल करो। सर हम तो बात कर रहे हैं कि वो आइन तो आप लोगों ने बनाया, हमने नहीं बनाया। उसके अंदर राइट टू फेयर ट्रायल पाकिस्तान की हुकूमत ने दिया, हमने तो नहीं दिया। हम तो उसके तहत आपको चलने की एक उम्मीद या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी। तो बस ये है आप जाएं या ना जाएं, मगर तो हुकूमत नहीं, जो लेजिस्लेशन कर रही है वो भी हुकूमत ही कर रही है ना। हाँ सर, मगर वो लेजिस्लेशन आइन की रूह के खिलाफ है। सुन लेना, उन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के को इस मकसद के लिए एम्पावर करने के लिए कि वो मासूम बेगुनाह लोगों के जानो माल की हिफाजत कर सकें, उसी के लिए जो है ना ये सारी लेजिस्लेशन जो है वो हो रही है। और उस लेजिस्लेशन में अगर किसी जगह पे उसको गलत इस्तेमाल किया जाता है तो वो गलत है। कोई बेगुनाह, कोई बेकसूर आदमी जो है वो ना पकड़ा जाना चाहिए, ना वो ना लापता होना चाहिए। लेकिन वो लोग जो इस तरह के जुल्म करते हैं, जो ये अभी जो है ये 2 दिन कबल हुआ है, ऐसे लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राना सनाउल्लाह साहब हमारे से बात करने की। आपने
हमेशा की तरह बड़ी बोल्डली हमारे सवालों का जवाब दिया। नाजरीन, आज के लिए मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।